भारत के जनजातीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधानों का जिक्र है और उन प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण है पेशा कानून। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को विशेष जिम्मेदारियां एवं शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन इन जिम्मेदारियों और शक्तियों का निर्वहन ग्राम सभा सिर्फ अपने बूते पर नहीं कर सकती है। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें चाहिए एक सशक्त नौकरशाही का, जो कि अपनी ड्यूटी अक्षरांश नियम के हिसाब से कर पाए। तो चलिए, वीडियो श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम आपको सरकार के उन पदाधिकारियों से बात करवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई महत्वपूर्ण साल गांव में रहकर, लोगों के बीच में रहकर काम किया है। देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच, जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। आज हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्री रणेंद्र कुमार, जो कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था के निदेशक हैं। श्री रणेंद्र अपनी नौकरी की शुरुआत एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में किया और अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और फिलहाल झारखंड में पेशा को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री रविंद्र कुमार गुप्ता, जो कि बसिया प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम श्री रणेंद्र जी से बात करते हैं। सर, जब पेशा कानून नहीं था तो आप गांव के इंस्टीट्यूशन को किस तरह से देखते थे? पेशा कानून नहीं बनने का जो प्रभाव था, दुष्प्रभाव था, वो मैंने देखा अनगढ़ा में जब मैं वीडियो था 92 से 95 तक। तो उस समय चुनाव बंद करा दिया गया था कि चुनाव नहीं होगा इस इलाके में, वो तो था। लेकिन जो 14 साल 15 साल पहले जो मुखिया चुने गए थे, प्रमुख चुने गए थे, वो काम कर रहे थे। और स्थिति ये थी कि नालंदा से एक सज्जन जो है वो आए थे शिक्षक बन के अनगढ़ा के इलाके में, और वो व्यक्ति उप प्रमुख था हमारा। एक सिकिंदरी के पास गांव था जहां एक परिवार राजपूत का था, वही व्यक्ति वहां के मुखिया थे। तो अगर लोकतंत्र का मतलब यही है कि जो वर्चस्वशाली व्यक्ति है, बुद्धिमत्ता से या बाहुबल से या धन बल से, वही जनता की आवाज़ को ले जाके वहाँ रखेगा, तो ये बड़ा गड़बड़ था ये। उससे हो क्या रहा था कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्रधान थे, हुंडरू के पास वाले इलाके में मानकी साहब थे, 24 गांव के प्रधान थे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं थी। लेकिन मुखिया तो थे, लेकिन जो हमारे प्रमुख साहब थे नालंदा जिला से आए थे, बहुत वोकल थे, वही सारी बात बोलते थे अपनी। तो ये जो परंपरागत हमारी जो हजार साल की जो स्वशासी व्यवस्था थी, तो उस पंचायत चुनाव का वो ध्वस्त हो गई थी। पैसा राजीव गांधी के बाद से आने लगा था सीधे पंचायत को, तो स्वाभाविक है कि पैसा मुखिया के पास था। मुखिया आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, बाहरी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चूँकि पैसा उनके पास है, उनके माध्यम से ही काम होना है, उनके माध्यम से ही चापाकल और कुआं खोदा जाना है, उनके माध्यम से ही गांव की गलियां बननी है, खेत का समतलीकरण होना है। तो गांव का मुंडा, गांव के 20 गांव के मानकी साहब किनारे, वो जो बाहरी हमारा मुखिया बन गया है, वही वो सब संचालित कर रहा था। तो उस चुनाव ने जो बिना पेशा एक्ट के कारण निर्वाचन की प्रक्रिया हुई थी, चुना गया था, उसने यहाँ के स्वशासी व्यवस्था को ध्वस्त करने में, उसके जड़ में मट्ठा डालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके हम साक्षी। तो सर, आपने अपने करियर की शुरुआत प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में बिशुनपुर प्रखंड से की। तो चूँकि बिशुनपुर प्रखंड अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है और एक आदिवासी बहुल इलाका है, तो उस समय का अनुभव साझा करिए हमारे साथ में। मुझे याद है कि जब मैं बिशुनपुर में था वीडियो और ग्राम सभा करता था, तो वही एलिमेंट जमा हो जाते थे जो पहले ठेकेदारी ब्लॉक से किया करते थे, और वही हैंडल करने की कोशिश करते थे ग्राम सभा को भी। क्योंकि वो बाहुबली धनबली होते थे,
और वो मौखिक मुँह बली भी होते थे, मुँह बली वही लोग हैं, तो वो हैंडल करते थे ग्राम सभा को। तो बहुत कठोरतापूर्वक मुझे डांटना पड़ता था कि भाई 50 साल से 30 साल से तो आप ही लोग चला रहे हैं ग्राम सभा, अब आम लोगों को तो बोलने दीजिए। तो ग्राम सभा कोई एक गांधी का रोमांटिक गांव नहीं है, अहो ग्राम जीवन वाला समुद्रानंद पंतन वाला गांव नहीं है। वहाँ भी जो लुम्पेन एलिमेंट्स है वहाँ भी रहते हैं। अब तय करना होगा आम लोगों को कि वो लुम्पेन एलिमेंट को माइनस करके कैसे हम एक्चुअल ग्राम सभा चलाएंगे। तो अब हम इस शो के दूसरे मेहमान के पास जाते हैं, श्री रविंद्र जी के पास। तो रविंद्र जी, अगर गांव में अगर ग्राम सभा मौजूद नहीं होती है तो आमतौर पे किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है? अभी की स्थिति में क्या है ना कि जो लोग हैं वो अपनी योजनाओं को देख रहे हैं कि मुझे लाभ मिल रहा है कि नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है या गांव में क्या हो रहा है उससे उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण जो मिडिल मैन आप बोल रहे हैं या वो फ़ायदा उठा लेते हैं। या अब होता है क्या कि हमारे भी जैसे काम है गांव में है, अगर ग्राम सभा उतनी सशक्त नहीं है या फिर उतने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उतने सशक्त नहीं हैं तो पता नहीं चल पाता कि रियल में ग्राम में क्या प्रॉब्लम है। जैसे जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर बहुत सारा लोग ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कुछ गाँव में मान लीजिए पेंशन की योजना को लागू करना है, अगर कोई 10, 20, 50 फॉर्म लेकर के आ रहा है तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है भैया आप क्यों लेकर आए इतना सारा, पब्लिक को आनी चाहिए थी, आप ला रहे मतलब अगर कोई आ रहा है ऐसे उसको ना वो जनप्रतिनिधि है, अगर थर्ड पर्सन कोई आ रहा है तो मतलब उसका कोई इसमें इंटरेस्ट होगा। जो गांव में जो संगठन है, सरकारी संगठन, उसमें एक तो ग्राम सभा है और दूसरा एक ग्राम पंचायत है, तो दोनों में किस तरह का समन्वय दिखता है? एक साथ काम करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ नहीं काम कर पाते हैं? अगर ग्राम सभा सशक्त होगी, पंचायत बहुत अच्छे से सशक्त होगी तो जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की है मुझे लगता है क्षण करके प्रखंड तक आएंगे। अभी क्या होता है कि डायरेक्ट छोटी भी समस्या सीधा ब्लॉक आ जाती है या सीधा जिला चला जाता है। तो जो सिंपल सा हल गांव से हो सकता था या पंचायत से हो सकता है उसके लिए लोगों को आना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कोऑर्डिनेशन की कमी है ही, लेकिन अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो रणेंद्र सर, आपने बताया कि जब पेशा कानून नहीं था तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन चूंकि अभी पेशा कानून बन चुका है तो उसमें और हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं काम को, तो उस पर कुछ हमें बताइए। एक तो ग्राम सभा की अवधारणा बदल दी कि 1000 पर ही ग्राम होगा और तभी ग्राम, वो सब कुछ नहीं। आप परंपरागत ढंग से गांव के लोगों को जहां बैठ रहे हैं बीफे के दिन अखड़ा में, वही ग्राम सभा है, उसको हम ग्राम सभा की मान्यता देते हैं। तो बीफे के दिन अखड़ा में बैठने का अभ्यास पीढ़ियों से है और गांव का जो हमारा मुंडा है, हमारे जो भी प्रधान है, उरांव इस क्षेत्र में कुछ और है, कुछ क्षेत्र में अलग है, तो जो कर रहे हैं अध्यक्षता उस बैठक की, उसको मान्यता दे रहा है पेशा का कानून। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? फिर वो ग्राम सभा निर्णय लेगी, वो ग्राम सभा के निर्णय को मानना होगा, प्लस उस ग्राम सभा को अधिकार होगा कि पंचायत जो खर्च कर रहा है वो खर्च का अनुमोदन करे। ऑडिट हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट आपको उस ग्राम सभा के सामने रखना है। कोई जूनियर इंजीनियर ने कोई प्राक्कलन बनाया है, उस प्राक्कलन को रख के उससे अनुमति लेनी है। तो एक तरह से आपने मालिक थ्योरेटिकली बनाया है, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो सर, आप लोगों ने पेशा के ग्राउंड रूल पर क्या क्या काम किया है? हम लोग TRI के स्तर पे हम लोगों ने कोशिश की है कि उस पर महीनों हम लोगों ने चर्चा की, अलग अलग समूहों से चर्चा की, हर एक की बात सुनने की कोशिश की, लेकिन बिना हिले हुए ढीले हुए हम लोग सबकी बात सुनते रहे। सबको करके हम लोगों ने दे दिया पंचायती राज विभाग को। पंचायती राज विभाग हमारे प्रयास से सहमत था। उसने फिर 2 दिन का सेमिनार करवाया और सारे प्रमंडलों के, सारे जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाया और जिन राज्यों में रूल बना हुआ है वहाँ से भी लोगों को बनाया। जो एक्टिविस्ट उस रूल बनाने में लगे हुए थे उनको भी बुलाया, उनकी बातें सुनी गई, दर्ज की गई, रखी गई हैं। तो कदम बर कदम आगे बढ़ रहा है लोग। तो सभी दर्शकों को ये बता दें कि जब भी केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है तो उसके आलोक में राज्य सरकार को ग्राउंड रूल्स बनाना पड़ता है, जिसके तहत वो जो कानून है वो ज़मीन पर उतरता है। जनरली ये 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में 1996 के बाद अभी तक पेशा का कोई भी ग्राउंड रूल नहीं बन पाया है। तो सर, ये पेशा का जो ग्राउंड रूल अभी बन रहा है उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो कि गांव वालों को किस तरह समझाया जा पाए, इस पर बहुत संशय है। तो इस तरह का कुछ उदाहरण है कुछ अन्य राज्य में जहां पर उन्होंने ग्राउंड रूल बनाया है और गांव वाले बहुत बखूबी समझ पाए उस टेक्निकल एस्पेक्ट को? जैसे केरल ने ग्राम सभा को सशक्त किया है,
उसने क्या किया है कि उनके यहाँ चूँकि लिटरेसी रेट बहुत है और बहुत सारे रिटायर्ड इंजीनियर जूनियर इंजीनियर्स उनके यहाँ है, तो उन्होंने क्या किया है कि रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर्स को जोड़ लिया है अपने ग्राम सभा के साथ। उस ढंग से रिटायर्ड जो अकाउंट्स का जानकार है उसको जोड़ लिया है, क्योंकि जो एस्टिमेट बनाते हैं इंजीनियर्स, उसकी जो भाषा होती है, उसके जो स्टाइल होता है, वो सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकते। जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो दवा के दुकान वाला ही पढ़ता है, उन्हें इंजीनियर लोग का बनाया हुआ प्राक्कलन इंजीनियर लोग ही बनता है। उस ढंग से जो ऑडिट रिपोर्ट आता है वो भी इतना डिटेल्स होता है कि एक सामान्य आदमी का ये नहीं है कि उस ऑडिट रिपोर्ट को, लेकिन सबको ग्राम सभा से स्वीकृत होना है। तो केरल ने इसका रास्ता निकाला है कि उसने जोड़ लिया है अपनी ग्राम सभा के साथ किसी न किसी इंजीनियर्स को, रिटायर्ड और किसी न किसी अकाउंटेंट को। हमारे यहाँ कोई ऐसी बहुत अंधकारपूर्ण स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक बड़ी संख्या में रिटायर्ड हैं, लगभग हर पंचायत में कुछ न कुछ शिक्षक रिटायर्ड मिल जाएंगे। तो उन शिक्षकों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समय दे सकते हैं, उनको ग्राम सभा से जोड़ना चाहिए। और जो जिम्मेदारी दी गई है कि आपको एस्टिमेट भी समझना है, आपको ऑडिट रिपोर्ट भी समझना है, आपको सारे बिल्स को भी समझना है, आपको सहमति देनी है, तो ऐसे ही हाथ उठा के नहीं देना चाहिए। कोई रिटायर्ड मिल जाए शिक्षक, रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर मिल जाए, रिटायर्ड अकाउंटेंट मिल जाए, उनको ग्राम सभा से, एक ग्राम सभा नहीं 4 ग्राम सभा से जोड़ लीजिए, उनका स्वागत कर लीजिए, लेकिन उनसे समझिए तब सहमति प्रदान कीजिए। तो सर, झारखंड के लिए पेशा का ग्राउंड रूल बनाने के लिए आप लोग किस स्तर पर अभी मौजूद हैं? पंचायती राज निदेशालय ने भी प्रयास किया है और वो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी वन विभाग में 2 दिन का एक सेमिनार रखा था कि ये प्रस्तावित पेशा रूल है, इस पे वन विभाग के अधिकारियों को और एक्टिविस्टों को क्या कहना है। तो विभिन्न विभागों से ली जा रही है राय, ताकि कोई कानून बने तो कल के दिन उनको आपत्ति नहीं हो। इसमें सक्रिय है हमारा निदेशालय। तो रविंद्र सर, चूँकि आप बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ग्राम सभा को अपना कार्यभार चलाने के लिए उनको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार जो होती है अपना जो भी खर्च चलाने के लिए पंचायत तक ही पैसा देती है। उस स्थिति में ग्राम सभा अपना रेवेन्यू किस तरह जनरेट कर सकती है? रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो अधिकार मुझे लगता है कि कुछ हद तक ग्राम को मिलना चाहिए। एक पंचायती राज का भी अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे, पैसा दोनों साथ साथ में देखेंगे, तो सिंपल था कि गांव जो है वो अपने पे आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए कि कम से कम कहीं से रेवेन्यू तो आए, चाहे वो सेरात का ज़मीन हो, हाट बाज़ार हो, या हमारे खदान हो छोटी छोटी, या फिर बालू घाट जो आप बोल रहे हैं जहाँ से रॉयल्टी के पैसे आते हैं। ये सब चीज़ें पेशा में खास करके ये किया कि ग्राम को ही, ग्राम प्रधान या जो वहाँ के मानकी मुंडा लोग हैं, उनको ही ये दिया गया था जवाबदेही कि वहाँ से आप रेवेन्यू का कलेक्शन करें, और उस राशि से जो गांव में समस्याएं हैं, गांव का जो विकास होगा उससे करने का ये था, जो सही अभी तक लागू नहीं हो पाया। जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे ऑन द स्पॉट हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी डिपेंड होते हैं योजनाओं पर, तो वो जब योजनाएँ आएंगी फिर हम करेंगे। तो ग्राम सभा का अगर कुछ अपना फंड होगा या अपना कुछ रेवेन्यू होगा, मुझे लगता है कि वो तुरंत वहाँ के समस्या का समाधान कर पाएंगे, और फिर बाद में हम लोग हमारे पास जब आएंगे तब हम लोग उसको किसी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास। मुझे लगता है कि ये अगर शक्ति उनको कुछ हद तक मिल जाए, तो एक तो छोटी छोटी जो हाट बाज़ार या ये जो हैं उसमें जो दबंग लोग हो जाते हैं, या जो आपने बड़ा मिडिल मैन या बिचौलिया जो बीच का खा जा रहे हैं, गांव को कोई फ़ायदा नहीं हो, नुकसान ही हो रहा है। जहाँ तक उसके खेत ख़राब हो रहे हैं, उनके रोड ख़राब हो रहे हैं, जहाँ पे छोटी गाड़ियाँ चलने का परमिशन वहाँ बड़े बड़े हाईवे चल रहे हैं, तो इससे उनको नुकसान ही हो रहा है। अगर इनको सशक्त करेंगे तो उस पर रोक लगेगी, उनका टैक्स देना पड़ेगा उनको, तो ये फ़ायदा तो बहुत पहुँचेगा। मुझे तो लगता है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रविंद्र सर, आमतौर पे जो भी सरकारी योजनाएं गांव में आती है, तो ग्राम सभा के तरफ से गांव वालों को उस योजना को कितना सपोर्ट मिलता है? तो पहले क्या होता था, जिसको मन जो योजना चाहिए वैसा योजना उठा लिया, अपने लाभ के लिए उठा लिया, गांव के क्या मूलभूत आवश्यकता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते थे। अभी है कि नहीं, अब जब प्रचार होने लगे हैं, मीडिया इतना एक्टिव हो गई है, सारे न्यूज़पेपर, सारे हम लोगों को भी सहभागिता उसमें दिखाना है, सारा ऑनलाइन करना है, तो हम लोग फिर नेचुरल जो है डुगडुगी बजा के या उसको करके ग्राम सभा को बताना पड़ता है। फिर 15-20 दिन पहले हम लोग को नोटिस निकालना पड़ता है कि लोग जान जाएं कि आज ग्राम सभा होने वाली है। तो फिर ग्राम सभा करके फिर बाकायदा हम लोग भी कोशिश प्रयास करते हैं कि जा करके एक अच्छी योजनाएं आप गांव के लिए बनाएं कि जहां पे रोज़गार भी मिल सके और एक अच्छा एसेट्स भी हमारे लिए तैयार हो जाए भविष्य के लिए। तो आप दोनों ने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर हमारे बीच में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आप लोग दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार के पदाधिकारीगण भी चाहते हैं कि जो पेशा कानून है
वो ज़मीनी स्तर पर किस तरह से बढ़िया तरीके से लागू हो, ताकि जो भी सरकारी मदद है लोगों तक वो पहुंच पाए और लोग अपने आप में भी सशक्त हो पाएँ। और हम ये भी जानें कि ये कानून किस हिसाब से लोगों को उनकी शक्तियों को अवगत करवाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इस श्रृंखला के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से भी लोग इन कानूनों के बारे में जानें, इन कानूनों का इस्तेमाल करें अपने बारे में, अपने गांव के बारे में और अपने इलाके के बारे में और सोचें और इसके और भी आगे ले चले। तो पुनः आप लोग का साथ रहा इस पूरे श्रृंखला में, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि इस पूरे श्रृंखला के साथ आपका भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा और साथ साथ आपके जो भी गांव देश के जो भी लोग हैं उनका भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।